फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास इंग्लिश एन एलियन हैंड, जो कि फाइनल टर्म में आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि एन एलियन हैंड, आई वांट समथिंग इन ए केज, द बीयर स्टोरी, चांदनी, ए टाइगर इन द हाउस। इस वीडियो में इन पांचों चैप्टर्स को एक साथ में रिवाइज करने वाले हैं और ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही शानदार बेनिफिट करने वाला है। आई वांट समथिंग इन ए केज। इसमें एक व्यक्ति होता है जो एक पेट शॉप पे जाता है और उसे कुछ खरीदना होता है जो कि केज में होता है। दुकानदार जो है वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है और ये क्या खरीदना चाहता है। तो चलो इन सब सवालों के अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, जो कि बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। ये जो पेट शॉप है, इस दुकान के जो मालिक हैं उनका नाम मिस्टर परसेल है। मिस्टर परसेल जो है उनका भूत प्रेत में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, लेकिन उनके यहाँ एक व्यक्ति आया। वो बड़ा ही अजीब प्रकार का दिखने वाला व्यक्ति था। उसके बारे में कुछ भी सामान्य नहीं था, वो पूरी तरह से असामान्य था। और वो यहाँ आया और उसके जाने के बाद में दुकान में एक अजीब सी गंध भी फैल गई, जिसके कारण मिस्टर परसेल जो है वो बहुत ही चकित रह गए। तो मिस्टर परसेल इतना चकित क्यों रह गए, कौन है वो व्यक्ति, क्या है, ये सब हम आगे के हिस्सों में देखते हैं। मिस्टर परसेल है वो एक छोटे और मोटे आदमी हैं। उनके मोटे मोटे लाल लाल गाल है और उनका जो पेट है काफी फूला हुआ है और वो काफी अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़ा बड़ा चश्मा लगा रखा है और चश्मा लगने के बाद में वो बहुत ही बुद्धिमान, एक उल्लू की तरह वो दिखाई देते हैं। वो एक छोटी सी जो पेट शॉप है जिसमें छोटे छोटे प्रकार के वो जानवरों को, पक्षियों को बेचते हैं, उसके वो मालिक हैं। उनकी दुकान में कुत्ते, बिल्ली, बंदर और भी कई तरह के छोटे मोटे जीव जंतु मिलते हैं, जैसे कि मछलियों का खाना मिलता है, पक्षियों का खाना भी यहाँ मिलता है। और उसके साथ ही साथ में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उनकी कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो भी यहाँ मिलती है। और उसके साथ में ही बहुत ही चमकीले और सुनहरे जो पिंजरे हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। मिस्टर परसेल जो है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल दुकानदार जो होता है उसकी तरह से दिखाई देते हैं। उनकी दुकान की अगर बात की जाए तो उनकी दुकान में हमेशा छोटे छोटे पक्षियों के चहचहाने की, छोटे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इनकी आवाजें और भी कई प्रकार की आवाजें पूरे समय आती रहती है। और उससे जो मिस्टर परसेल है वो काफी परेशान भी होते हैं, पर अब उन्हें इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। एक बार एक व्यक्ति उनकी दुकान में आया और उसने जब इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखा, पक्षियों को देखा, तो कहा, देखो ये कितने प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे पक्षी पिंजरे के अंदर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मिस्टर परसेल ने उसकी तरफ थोड़ा सिर हिला के कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। जबकि मिस्टर परसेल ही जानते हैं कि वो कितने प्यारे हैं, क्योंकि उन्हें पूरे दिन उस दुकान में रहना पड़ता है और उन सारे जीव जंतुओं की अलग अलग आवाजों का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। रोज सुबह मिस्टर परसेल जब भी अपनी दुकान में आते हैं तो उनका ये काम होता है कि वो सुबह सुबह आएंगे। आने के बाद में जैसे सभी दुकानदार अपनी दुकान में बैठते हैं, वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी कुर्सी लेंगे और कुर्सी में वो बैठ जाएंगे और न्यूज़पेपर अपने हाथ में ले लेंगे और न्यूज़पेपर को पूरी तरह से जब तक खत्म नहीं कर लेंगे वो वहां से नहीं उठेंगे। न्यूज़पेपर में कोई भी खबर ऐसी नहीं होगी जिसे वो छोड़ देंगे। सारी खबरों को वो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं, विज्ञापन जो आते हैं और जो अकेले लोग अपनी दुख व्यथा बता रहे हैं, उनके बारे में हर एक बात को वो पढ़ेंगे। उनके बारे में अगर यदि ये कहा जाए कि न्यूज़पेपर पढ़ना जो है उनका बहुत ही एक अच्छा शौक है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
तो उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार वो गुस्से में होते हैं, कई बार वो शांत रहते हैं, कई बार उनकी भौहें ऊपर हो जाती है और कई बार उनके होंठ ऊपर हो जाते हैं, कई बार नीचे हो जाते हैं। जिस तरह की खबर वो पढ़ते हैं उसी तरह के भाव भंगिमाएं उनके चेहरे पे आ जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पूरे दिल और मन से उस न्यूज़पेपर में वो हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा ही अजीब वाकया उनके साथ में हुआ कि उस दिन मौसम जो था वो बड़ा ही ठंडा था, तेज तेज हवाएं चल रही थी और खिड़कियां भी वो खड़खड़ कर रही थी। और अचानक से क्या हुआ, मिस्टर परसेल जो थे रोज की तरह अपनी स्टूल पे बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और क्या हुआ, वो अचानक किसी खबर को देख रहे थे और जो छोटे छोटे पक्षी जीव जंतु है उनकी आवाजें उसी तरीके से आ रही थी। तभी क्या हुआ कि उनके सामने उन्हें कोई अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। वो बहुत ही ज्यादा चकित रह गए उस अजनबी व्यक्ति को देख के, क्योंकि उनकी दुकान में एक इस तरह का सिस्टम था, जब भी कोई व्यक्ति दरवाजे से आता है तो घंटी बजती है, परंतु ये आदमी पता नहीं कहां से आया, घंटी भी बिल्कुल नहीं बजी। और मिस्टर परसेल जो है वो बिल्कुल भी इस आदमी को देख के चकित रह गए कि ये आदमी कहीं बाहर से आया है या कहीं आसमान से उतर गया है, हवा में से तो नहीं आया है ये आदमी। उस आदमी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुकान को और इस दुकान के मालिक को पसंद नहीं करता हो। फिर भी जैसा कि मिस्टर परसेल का शिष्ट व्यवहार था, उन्होंने उस व्यक्ति से आते ही पूछा, नमस्कार, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उस आदमी के बारे में बात करें तो उस आदमी के जो बाल थे वो ठीक ठाक थे और उसने एक सूट पहन रखा था, उसके दाढ़ी थोड़ी उगी हुई थी और वो अजीब तरीके से देख रहा था। दुकानदार ने मिस्टर परसेल ने कहा कि आज की सुबह थोड़ी ठीक है। इस तरह से वो बातों को बढ़ाना चाह रहे थे कि मैं आज न्यूज़पेपर में देख रहा था तो मैंने आज की सुबह के बारे में ये पढ़ा, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब मिस्टर परसेल ने ये ध्यान दिया कि ये जो व्यक्ति है जो यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आया है वो दुकान में यहाँ वहाँ चारों तरफ देख रहा था, शायद वो किसी चीज को तलाश कर रहा था। तो मिस्टर परसेल ने उससे पूछा कि सर मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा समथिंग इन ए केज, एक पिंजरे के अंदर मुझे कुछ चाहिए। अब मिस्टर परसेल चकित रह गए कि इस व्यक्ति को पिंजरे के अंदर क्या चाहिए। तो मिस्टर परसेल ने कहा सर क्या आपको छोटे छोटे चूहे चाहिए जो पिंजरे में है? मेरे पास में बहुत ही प्यारे प्यारे चूहे हैं और सफेद चूहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, आप चाहे तो उन्हें खरीद सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, मुझे चूहे नहीं खरीदने हैं। तो मिस्टर परसेल ने आश्चर्यजनक भाव से कहा क्या आपको कोई पक्षी चाहिए? हाँ, उस व्यक्ति ने कहा हाँ मुझे कोई पक्षी चाहिए। अब वो व्यक्ति यहाँ वहाँ इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उसे एक पिंजरे के अंदर एक डव का जोड़ा दिखाई दिया। तो उसने पूछा कि इन डव की क्या कीमत है, इन पक्षियों की क्या कीमत है? तो मिस्टर परसेल ने जवाब दिया 550, और ये बहुत ही उचित कीमत है और इससे अच्छा जोड़ा आपको इतने कम पैसे में नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जो था ये कीमत सुन के अचानक जैसे टूट गया, हक्का पक्का रह गया, क्योंकि उसके पास शायद इतने पैसे नहीं थे। उसने क्या किया, $5 का एक आगे नोट पकड़ाया और कहा मेरे पास इतना ही है, क्या तुम इतने में दे सकते हो? मिस्टर परसेल ने तुरंत अपनी गणित लगाई कि क्या मुझे इतने में फायदा है या नहीं है। उसने देखा कि अगर मैं $5 में इसे देता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इनकी इतनी ही जरूरत है तो मैं तुम्हें $5 में दे सकता हूँ, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। उस व्यक्ति ने मिस्टर परसेल से कहा सर ये पूरे दिन जो आवाजें आती हैं पक्षियों की और जानवरों की, क्या आप इससे परेशान नहीं होते? मिस्टर परसेल ने कहा कौन सी आवाजों की आप बात कर रहे हो, मैं तो किसी भी आवाज से परेशान नहीं होता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पास कितने
पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये छोटे मोटे कुत्ते बिल्ली बंदर हैं, ये सारी जो आवाजें करते हैं, क्या उनसे आप परेशान नहीं होते? तो मिस्टर परसेल ने थोड़ा सोच के कहा, हाँ मैं थोड़ा बहुत परेशान हो जाता हूँ। तब उस व्यक्ति ने मिस्टर परसेल से कहा, क्या आप जानते हैं मुझे ये पैसा $5 कमाने में कितना समय लगा? अब मिस्टर परसेल उसके इस बात पे बड़े ही चकित रह गए। ये व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? वो देखने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मिस्टर परसेल ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने मिस्टर परसेल को बताया कि मैंने 10 साल कड़ी मेहनत करके ये $5 जो है वो कमाए हैं। एक साल में मुझे 50 सेंट मिला करते थे। और मिस्टर परसेल जो है वो इस पे बड़े ही चकित रह गए कि आपने 10 साल में ये पैसा कमाया है, ये तो बहुत ही लंबा समय है, और आपको उन्होंने $5 दिए। मिस्टर परसेल इस बात पे हंसने लगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे $5 दिए गए और ये छोटा सा सूट दिया गया और ये कहा गया कि दोबारा पकड़े मत जाना। अब मिस्टर परसेल जो है उनके माथे पे पसीना आने लगा। वो चकित रह गए। वो सोचने लगे कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है। और मिस्टर परसेल जो है वो अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति थे। वो उसको बताने लगे कि आपको ये जो डव है, पक्षी जो है, इनका किस तरह से ख्याल रखना है। परंतु उस व्यक्ति ने उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और वो बाहर की तरफ चला गया। वास्तव में वो जो व्यक्ति था वो जेल से छूट के आया था और जेल में उसने कड़ी मेहनत की थी, तब जाके उसे ये पैसा मिला था। और उसके बाद में उसे जो पैसा मिला था उससे वो ये पक्षी खरीदने के लिए आया था। इसलिए वो मिस्टर परसेल की दुकान पे आया और वो इन पक्षियों को खरीदना चाहता था। मिस्टर परसेल को ये व्यक्ति बड़ा ही अजीब लगा। इसलिए मिस्टर परसेल ने क्या किया, उस व्यक्ति की दुकान से बाहर जाने के बाद में उसको बाहर की तरफ जाते हुए देखा और मिस्टर परसेल को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति ने क्या किया, बाहर जाकर पिंजरे को खोल दिया और एक पक्षी को उड़ा दिया। मिस्टर परसेल बड़े ही चकित रह गए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, और थोड़ी देर बाद में उसने दूसरे पक्षी को भी उड़ा दिया। मिस्टर परसेल के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। मिस्टर परसेल सोचने लगे कि इसने तो मेरे साथ में धोखा किया है। अगर इन पक्षियों को उड़ाना ही था तो कम से कम पूरे पैसे तो मुझे देके जाता। परंतु वो व्यक्ति जो है उन पक्षियों को उड़ा के चुपचाप वहां से चला गया। शायद वो इन पक्षियों को उड़ाकर अपनी जो आजादी है उसकी कीमत चुकाना चाहता था। उसे पता था कि उसने 10 साल जेल में काटे तो ये जो गुलामी की जंजीरें होती है वो कितनी कठिन होती है। इसलिए उसके पास जो $5 थे वो इस $5 से इस दुकान पे आया। उसने जो पक्षी खरीद सकता था उनको खरीद लिया और खरीदने के बाद में उनको उड़ा दिया। चांदनी, ये बहुत ही शानदार रुचिकर कहानी है। चलो इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। एक बार की बात है, एक आदमी अल्मोड़ा के पहाड़ी इलाके में रहा करता था। इस आदमी का नाम था अबू खान। अबू खान अपने घर में बिल्कुल अकेला रहा करता था, कोई इसके परिवार में नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारी पालतू बकरियां अपने साथ रख रखी थी और उन्हें प्यार से वो कलवा, मूंगिया और गुजरी के नाम से भी बुलाया करता था। दिन के समय में मैं उन्हें जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था और उन्हें अपने बच्चों की तरह वो बहुत अधिक प्यार किया करता था। पूरे दिन में चरने और घूमने के बाद में वापस वो उन्हें अपने घर पे लेके आया करता था और सारी बकरियों को अपने घर में लाकर बांध दिया करता था, क्योंकि रात को जंगली जानवरों से इन बकरियों को खतरा हो सकता था और वो इन बकरियों से अपने बच्चों की तरह प्रेम किया करता था। लेकिन अबू खान जो था वो बहुत ही दुर्भाग्यहीन था इस मामले में कि इतना अच्छा खाना देने के बावजूद, इतना अत्यधिक प्रेम देने के बावजूद बकरियां रात को मौका मिलते ही छुड़ा के पहाड़ियों में चली जाती थी।
क्योंकि उन्हें अपनी आजादी पसंद थी, वो गुलामी में नहीं रहना चाहती थी। ये बकरियां बहुत ही अच्छी नस्ल की थी और जंगल में पहाड़ी इलाके में खुला घूमना चाहती थी, इसलिए वो वहां से चली जाती थी। पहाड़ी इलाके में एक जंगली भेड़िया रहा करता था और वो इसी मौके की तलाश में रहता था कि कब अबू खान की कोई बकरी जंगल में आए और मैं उसे मार दूं और खा जाऊं। और जैसे ही कोई बकरी आती वो उसे मारकर खा जाता और अबू खान जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता। जब एक एक करके सारी उसकी बकरियां चली गई तो उसने सोचा, मैंने बकरियों को इतना अच्छा प्यारा खाना खिलाया, मैंने अपने बच्चों की तरह अत्यधिक उन्हें प्रेम भी दिया, परंतु ये बकरियां नहीं समझ पा रही हैं। बकरियां फिर भी छुड़ा के चली जाती है और अपनी मौत की तरफ चली जाती है और वो जंगली भेड़िया उन्हें खा जाता है। वो समझती नहीं है कि ये आजादी जो है वो उनका जीवन छीन लेगी। अब अबू खान इस बात से परेशान हो चुका था, उसकी सारी बकरियां जा चुकी थी, तो उसने निर्णय लिया कि आज के बाद में वो किसी बकरी को नहीं रखेगा, वो केवल अकेला ही यहाँ रहेगा और उसे किसी की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। परंतु अबू खान को अकेलापन परेशान करने लगा, क्योंकि उसे बकरियों के साथ रहने की आदत थी, वो उन्हें परिवार के सदस्यों की तरह रखा करता था। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अबू खान इस बार एक छोटी सी बकरी लेके आया और उसने सोचा कि अगर मैं छोटी बकरी को रखता हूँ तो वो काफी समय तक मेरे साथ में रहेगी, धीरे धीरे वो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करने लगेगी और वो जंगल में जाना पसंद नहीं करेगी। ये छोटी बकरी जो थी वो बहुत सुंदर थी, उसकी प्यारा प्यारा सफेद रंग था, छोटे छोटे सींग थे और अबू खान इसे बहुत ही प्यार से रखा करता था और ये दोनों खूब मिलजुल के रहने लगे। अबू खान इसे प्यार से चांदनी कहा करता था। वह चांदनी से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाया करता था। ये कहानियां उन दोस्तों के बारे में होती थी जो अब उसे छोड़ के जा चुके थे या मर चुके थे। इसी प्रकार से काफी वर्ष बीत गए। चांदनी अभी भी अबू खान के पास में थी और अबू खान को पूरा विश्वास हो गया था कि ये चांदनी जो बकरी है ये हमेशा मेरे पास में रहेगी और खुली हवा और आजादी के चक्कर में कभी भी ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। रोज सुबह अबू खान पहाड़ी इलाके में उसे घुमाने के लिए ले जाया करता था और ठंडी ठंडी हवा और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और शाम को वापस ले जाया करता था। जब भी ये बकरी पहाड़ी इलाके में जाती थी तो ये आजादी से घूमना चाहती थी, परंतु ये जो रस्सी है ये उसे रोक लिया करती थी। इसलिए उसके मन में ये इच्छा होती थी कि काश मैं भी इस पहाड़ी इलाके में आजादी से घूम सकूं। धीरे धीरे उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत दुबली पतली हो गई। अबू खान को कुछ समझ में नहीं आया कि चांदनी मुझसे इतनी नाराज क्यों है। अबू खान ने उसे समझाया कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे बताओ। तो चांदनी ने उससे कहा कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं इस जेल में रह के काफी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे आजादी चाहिए, मैं जंगलों में और पहाड़ियों में खुली घूमना चाहती हूँ। अबू खान ने उसे समझाया, वहाँ पे एक जंगली भेड़िया रहता है, उसने सारी मेरी बकरियों को खा लिया है, मैंने तुम्हें पहले उनके बारे में सारी कहानियां भी सुनाई है, क्या तुम्हें तुम्हारी बहनों की कहानियां याद नहीं है? तो चांदनी ने कहा, हाँ मुझे सारी कहानियां याद है, परंतु मैं फिर भी वहां जाना चाहूंगी। अबू खान ने कहा, वो भेड़िया बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें खा जाएगा। तो चांदनी ने जवाब दिया, मेरे पास 2 सींग हैं, मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी। अबू खान ने कहा, तुम मुझसे लड़ोगी? तुम नहीं जानती कलवा बकरी के बारे में, जो कितनी बड़ी थी, तो भी उससे लड़ नहीं पाई और वो मरी हुई पाई गई। लेकिन चांदनी ने अबू खान की कोई बात नहीं मानी और उसने तो एक ही जिद पकड़ रखी थी, मुझे तो पहाड़ियों में आजादी से घूमना है, मुझे तो आजादी चाहिए। अबू खान इस बात पे बहुत अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि अब तुमसे कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं झोपड़ी में रहोगी, यहीं खाना खाओगी और बाहर घूमना फिरना भी तुम्हारा बंद है अब से। चांदनी मन ही मन घुटने लगी
वो मौके का तलाश करने लगी कि कब मुझे मौका मिले और मैं चले जाऊं, और एक दिन उसे मौका मिल गया और उसने जो खुली खिड़की से वहां से कूद के वो बाहर चली गई और धीरे धीरे वो पहाड़ियों में पहुंच गई। वो पहाड़ियों में घूम रही थी और अपनी आजादी का आनंद उठा रही थी। उसने इतना आनंद अपने जीवन में कभी भी नहीं लिया था, क्योंकि अब उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। वो यहाँ वहां घूम रही थी और आजादी का ये जो दिन था उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। वो हरियाली में घूम रही थी, जहां उसका मन आ रहा वहां खा रही थी, जहां उसका मन में आया वहां घूम रही थी। उसे कहने वाला कोई भी नहीं था। अचानक घूमते घूमते उसे एक बकरियों का झुंड मिला जो कि जंगली बकरी थी। उन्होंने कहा, तुम हमारा झुंड में आ जाओ, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया कि मैं मेरी आजादी को अपने आप ही जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम होती गई और उसके बाद में धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। अधिक शाम होने के बाद में चांदनी को झाड़ियों के पीछे से कोई गुर्राने जैसी आवाज आई। चांदनी ये समझ नहीं पाई कि ये आवाज किसकी है। अबू खान की तो आवाज यहाँ हो नहीं सकती, तो और कौन सा जानवर है ऐसी जिसकी आवाज यहाँ आ गई थी। अब चांदनी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और उसने सोचा कि काश मैं अबू खान के पास लौट जाऊं, परंतु अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं अगर भेड़िया आता है तो उससे लड़ना पसंद करूंगी। और ये क्या, थोड़ी देर बाद में ही भेड़िया उसे दिखाई दिया। अब वो समय आ चुका है जब ये खतरनाक भेड़िया उससे दो दो हाथ करेगा। भेड़िया बिल्कुल चांदनी के सामने आ चुका था। उसने किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की। अब उसे पता था कि ये जो शिकार है ये मेरा है, मुझसे मेरा शिकार कोई नहीं छीन सकता। भेड़िया चांदनी को और चांदनी भेड़ियों को देख रही थी। दोनों एक दूसरे के ताकत को देख रहे थे और पहचान रहे थे। चांदनी ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मैं अंतिम दम तक लड़के रहूंगी, चाहे मैं सफल रहूं या असफल रहूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने अंतिम दम तक इससे अवश्य ही लड़ूंगी। इसी प्रकार के विचारों के साथ में बकरी और भेड़िए की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने खतरनाक लड़ाई की। भेड़िए ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था एक छोटी सी बकरी इस तरह से खतरनाक ढंग से उससे लड़ाई करेगी। और चांदनी रात में चांदनी जो है इस खूंखार भेड़िए का सामना कर रही थी और भेड़िया भी समझ नहीं पा रहा था इस दुबली पतली बकरी में कितनी ताकत कहां से आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और चांदनी की शक्ति खत्म होती गई। भेड़िया भी काफी थक चुका था, परंतु चांदनी इस खूंखार भेड़िए के सामने कहां टिकने वाली थी। धीरे धीरे चंद्रमा और तारे वापस जा रहे थे। अब धीरे धीरे सुबह होने वाली थी और सुबह होते ही चांदनी जमीन पे पड़ी हुई दिखाई दी। वो खून से पूरी तरह से लथपथ थी। भेड़िया भी बहुत ज्यादा थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, परंतु वो चांदनी को निगल जाने के लिए, खा जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पास ही एक पेड़ पे पक्षियों का झुंड बैठा था और वो सब इस लड़ाई को देख रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि इस लड़ाई का विजेता कौन रहा। अधिकतम जो पक्षी थे वो एक साथ में बोले भेड़िया ही इस लड़ाई का विजेता बना, परंतु एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू वहां बैठा था। उसने कहा चांदनी ही इस लड़ाई की विजेता है, क्योंकि उसने अपनी अंतिम दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ाई की और भेड़िए से हार नहीं मानी। उसने मरना स्वीकार कर लिया, परंतु इस खूंखार भेड़िए के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहादुर बकरी चांदनी इस खेल की असली विजेता है। द बियर स्टोरी, ये बहुत ही शानदार कहानी है एक भालू के बारे में और उसकी मालकिन जो है एक महिला, उसके बारे में किस तरह से उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है वो इस कहानी में दिखाया गया। एक बार की बात है, एक महिला थी जो एक बहुत बड़े घर में रहती थी
जो कि जमींदारों के खानदान से संबंध रखती थी, और ये जो उसका घर जो था वो जंगल के किनारे था। और एक बार उसके साथ में क्या घटना घटी कि जब वो जंगल में गई थी तो एक बेचारा छोटा भालू जो है उसे वहां मिला। वो उसे अपने घर लेके आ गई और उसे अपनी नौकरानी के सहारे से धीरे धीरे पाला पोसा। ये घटना बहुत समय पहले की है। अब जो ये भालू था वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। वो इतना बड़ा हो चुका था कि अगर वो चाहे तो एक गाय को फाड़ सकता था और अपने दोनों पंजों से उसे अलग अलग भी कर सकता था। परंतु वो जो भालू था वो बहुत ही अच्छा भालू था, वो ऐसा नहीं करता था और वो एक बहुत ही शांति प्रिय जानवर था। वो भालू कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, चाहे कोई मनुष्य हो या जानवर। वो अपना जो छोटा सा घर था उसके बाहर बैठता था, अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके यहाँ वहां देखता था और आसपास में छोटे छोटे जानवर जो चरते थे उन्हें भी वो देखता रहता था और उनको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करता था। वास्तव में अगर ऐसा कहा जाए, वो जो भालू है इस परिवार से बिल्कुल घुल मिल गया था, तो उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उस महिला के अस्तबल में रहने वाली छोटी छोटी ये जो 3 खच्चर थी वो भी उसे अच्छी तरह जानती थी और वो जानती थी कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर वो अपनी मालकिन के साथ में उनके अस्तबल में आया करता था और उनके आसपास में घूम के चला जाया करता था। बच्चे जो हैं इस भालू की पीठ पे बैठ जाया करते थे और उसके साथ बहुत खेल कूदा करते थे। बच्चे कई बार इसकी गोद में सो जाया भी करते थे। जो यहाँ 3 पालतू कुत्ते रहा करते थे वो भी इसके साथ में बहुत ज्यादा खेला करते थे और ये भी पता नहीं लगता था कि वो सभी जानवर अलग अलग प्रकार के हैं। और वो जो कुत्ते उससे परेशान करते थे तो इस बात का भालू बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। उस भालू ने कभी भी मांस नहीं खाया था, वह वही खाना खाता था जो बाकी जानवर खाया करते थे। और कई बार तो वह कुत्तों के साथ में बैठकर ब्रेड, हलवा, आलू, गोभी और इस तरह के खाने भी खाया करता था। भालुओं को अगर शाकाहारी भोजन दिया जाए तो वो हमेशा शाकाहारी बने रह सकते हैं, परंतु जंगल में रहने वाले भालू अक्सर मांसाहारी भी हो जाया करते हैं। परंतु ये जानवर जो है पूरी तरह से शाकाहारी था। इस भालू को खूब भूख लगती थी और वो जो नौकरानी जो है वो उसका बहुत ध्यान रखती थी और उसके खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ उसे दिया करती थी ताकि वो कभी भी भूखा ना रहे। पतझड़ के समय में ये भालू जो है सेब के बगीचे में घूमा करता था और उसे सेब खाना भी बड़ा अच्छा लगता था। जैसे ही कोई सेब नीचे गिर जाता तो उसे वो तोड़ के खा लेता और जो सेब पेड़ पे लगे हुए होते उन्हें ललचाई भरी नजरों से वो देखा करता था। उसे ये सिखाया गया था कि वो कोई भी एप्पल को नहीं तोड़े और उसकी मालकिन उसे अपने आप ही सेब दिया करती थी। कई बार वो सेब के पेड़ पे लगे हुए मधुमक्खियों के छत्तों को छेड़ दिया करता था, परंतु एक बार मधुमक्खियों ने उसे नाक के पास काट लिया और उसके बाद में ऐसा उसने कभी भी नहीं किया। ऐसा करने पर उसकी मालकिन ने उसे 2 दिन से चैन के बांध के रखा था ताकि आगे से वो ऐसा ना करे। साधारणतः इस भालू को बांध के नहीं रखा जाता था, परंतु संडे के दिन जब उसकी मालकिन दोपहर के समय अपनी बहन से मिलने के लिए जाया करती थी जो कि पहाड़ी की उस तरफ था, उस समय इस भालू को बांध के रखा जाता था और वो सोचती थी कि इस भालू को वहां ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो जंगल के रास्ते से जाएगा तो उसे बीच में कई छोटे मोटे जीव जंतु मिलेंगे और उसके मन में इनको खाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। इसलिए वो महिला उसे अपने साथ नहीं ले जाया करती थी। एक बार वो महिला उसे अपने साथ अपनी बहन के घर लेके गई और रास्ते में नदी को पार करने के लिए जब वो नाव में जा रहे थे तो भालू उछल रहा था और वो दोनों नाव से नीचे गिर गए। फिर वो मुश्किल से किनारे पे पहुंचे और उसके बाद में उस महिला ने भालू को हमेशा साथ नहीं ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसे नाव पे ले जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था।
इसलिए संडे के दिन हमेशा उसे बांध के रखा जाता था और उसकी मालकिन उसे ये कहती थी, अगर तुमने अच्छा व्यवहार किया तो तुम्हें मैं आते ही सेव दूंगी। और भालू जो है हमेशा अच्छा व्यवहार करता था और अगर कभी भी वो गलत व्यवहार करता तो उसकी मालकिन उसे सजा दिया करती थी। एक रविवार को उसकी मालकिन ने उसे चेन से बांध दिया और अपनी बहन से मिलने के लिए चली गई। अचानक वो जब जंगल में जा रही थी, उसे कुछ अजीब प्रकार की आवाजें सुनाई दी और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका अपना भालू उसके पीछे आ रहा था। उस महिला को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसका भालू जो वो घर पे बांध के आई थी वो उसके पीछे कैसे आ गया। उसके हाथ में एक छाता था और उसने उस छाते से उस भालू को डरा दिया, परंतु भालू जो है वो उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा घुराने लगा। ऐसा करने पर उस महिला को बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने क्या किया, इस छाते से उस पे एक दो बार प्रहार कर दिए और भालू बेचारा डर के वापस चला गया। भालू वापस नहीं जाना चाहता था, परंतु महिला के इतना अधिक डराने पर भालू डरकर वापस चला गया। महिला जब अपने घर लौटी तो उसने भालू को डांटना फटकारना शुरू कर दिया और उसने अपनी नौकरानी को बुलाया कि तुमने भालू का ढंग से ध्यान नहीं रखा, ये मेरे पीछे पीछे आ गया। तो उस नौकरानी ने कहा कि जब से आप गए हैं तब से तो भालू यहीं बंधा हुआ था, ये तो यहाँ से कहीं भी नहीं गया था। अब वो महिला चकित रह गई। इसका मतलब ये है कि जंगल में जो भालू मिला था वो कोई और भालू था। ए टाइगर इन द हाउस, ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो प्रसिद्ध है बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर कहानियां लिखने के लिए। इसके अलावा उन्होंने टोटो एक बंदर की कहानी भी लिखी है और भी कई जानवरों की जुड़ी हुई कहानियां इन्होंने लिखी है। और ये आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही रुचिकर कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि ये टिमोथी नाम का एक टाइगर कप था, जो दादाजी जब जंगल में घूमने के लिए गए थे, ये टेराई के जंगलों की बात है जो देरा के नजदीक है, तो वहां पे वो अपनी पार्टी के साथ में घूमने के गए थे, दोस्तों के साथ में घूमने के लिए गए थे। तो वहां पे अचानक झाड़ियों के पास में एक बरगद का पेड़ जो था, वहां पे एक छोटा सा टाइगर का बच्चा उन्हें मिला और वो दादाजी उस बच्चे को अपने घर लेके आ गए। दादाजी की ये विशेष बात थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी खतरनाक खेल हो उसे वो करना जानते थे, चाहे जीवित रहते हुए करे, चाहे उसके लिए वो मर भी जाए। मतलब दादाजी किसी भी खतरे को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। टाइगर का छोटा बच्चा घर पे लाया गया तो इसको दादी माँ ने नाम दिया टिमोथी का। शुरुआत में इस टाइगर के बच्चे को दूध पिलाया गया, परंतु दूध इस बच्चे को सही तरीके से हजम नहीं हो पाया। दूध के सही तरीके से हजम नहीं होने के कारण इस टाइगर के बच्चे को उसके बाद में खाने में परिवर्तन करते हुए कच्चा मांस और मछली का तेल और उसके साथ में कभी कभी कबूतर और खरगोश भी दिए गए और इसके बाद में ये उन सब चीजों को खाने लगा। जैसा कि आपको पता ही है कि टाइगर जो होता है वो एक मांसाहारी जीव होता है। इस टाइगर के जो साथी थे वो एक टोटो बंदर जो था वो अक्सर इसकी पूंछ पकड़ के इससे खेला करता था और जब भी टिमोथी को जब भी गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, ये जो मंकी है ये हमेशा पर्दे पे चढ़ जाया करता था और अपने आप को उससे बचाया करता था। और उसी के साथ साथ में एक छोटा कुत्ता भी वहां रहता था, वो भी टाइगर के साथ खेला करता था। शुरुआत में टिमोथी इस कुत्ते से बहुत ज्यादा डरता था, परंतु धीरे धीरे उनकी भी दोस्ती हो गई और फिर उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि अब ये छोटा जो कुत्ता है वो टाइगर की पीठ पे बैठ के खेला भी करता था। टिमोथी का एक सबसे बड़ा जो आनंददायक काम था वो सब लोगों के साथ में यहाँ वहाँ खेलना और अकड़ अकड़ के चलना, ये उसे बड़ा ही पसंद आता था। जब भी उसे मौका मिलता दादाजी के साथ में वो यहाँ वहाँ घूमता था और इधर उधर वो ललचाई नजरों से देखा करता था।
लेखक के घर पे आने के बाद में इस जानवर की धीरे धीरे लेखक से भी दोस्ती हो गई और वो काफी समय लेखक के साथ बिताने लगा और वो लेखक के साथ काफी घुल मिल गया था और काफी उसके साथ में वो खेलना भी पसंद किया करता था। अक्सर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया करते थे। धीरे धीरे टिमोथी जो है एक बड़ा टाइगर बन गया और अब इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाने पर इसे बांध कर रखना पड़ता था और जब भी ये लोगों को देखता था तो उनकी तरफ दौड़ने को आता था और लोग इससे बड़े ज्यादा डर जाते थे। इसलिए लेखक को इसे बहुत ज्यादा जोर से पकड़ना पड़ता था ताकि ये किसी पे कोई प्रकार का हमला नहीं कर दे। परंतु टिमोथी की बात करें तो वो मनुष्य पे कभी भी हमला नहीं करता था। उसकी आदतें थोड़ी अच्छी थी और वो साफ सफाई भी पसंद करता था। रात के समय टाइगर टिमोथी को हम लोग रसोइये के यहाँ सुलाना पसंद करते थे और वो आसानी से यहाँ सो जाया करता था। इन दोनों को यहाँ सो जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। परंतु दादी माँ जो थी वो हमेशा इस बात से परेशान होती थी और वो कहती थी कि कभी न कभी जरूर ऐसा होगा कि एक सुबह हम उठेंगे तो हमारा जो रसोइया है वो हमें गायब मिलेगा और उसके बेड पे हमें टिमोथी बैठा हुआ मिलेगा। इसका मतलब दादी माँ को शक था कि ये जानवर जो है मांसाहारी जानवर है, कभी न कभी ऐसा न हो कि ये हमारे रसोइये महमूद को ही खा जाए। परंतु ऐसा दिन कभी भी नहीं आया। 6 महीने के हो जाने के बाद टिमोथी में काफी बदलाव आ गए। अब उसका दोस्ताना व्यवहार जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था और वो यहाँ वहाँ जब भी घूमता था तो लोगों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा करता था। और एक बार की बात है जब कई बार रात को खड़खड़ाहट की आवाजें हो रही थी मुर्गी फार्म में और सुबह हमने जब मुर्गी फार्म में उठ के देखा तो यहाँ वहाँ हमें पंख भी बिखरे हुए मिले थे। अब हमें लग गया था टिमोथी जो है वो धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। हमारा रसोइया महमूद जब भी टिमोथी को घर में घुमाया करता था तो हमने इस बात का ध्यान दिया कि अब उसकी नजरों में वो पहली जैसी बात नहीं रही। अब वो थोड़ा खतरनाक जानवर के रूप में बदल गया था और दादाजी ने ये सोचा कि अब इसे घर में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब इसे किसी जू में ले जाना चाहिए और ये वहीं पे ठीक रहेगा। दादाजी ने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पूरी तरह से टिमोथी और अपने लिए बुक करवा लिया और दादाजी ने लखनऊ में जो जू के अधिकारी थे उनसे बात भी कर ली और जू के अधिकारी और बाकी लोग बहुत अधिक प्रसन्न हुए कि हमें एक बहुत ही सभ्य टाइगर जो है वो मिलने वाला है। और इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे प्यारे टिमोथी को, जो अब एक बहुत बड़ा खतरनाक टाइगर बन चुका था, जू में भेज दिया। लगभग 6 महीने बाद में जब दादाजी लखनऊ जा रहे थे और मैं उनके साथ में किसी कारण से नहीं जा पाया तो दादाजी ने ये सोचा कि क्यों न मैं एक बार जाके टिमोथी से मिल लेता हूँ कि टिमोथी के क्या हालचाल है, वो ठीक है या नहीं है। दादाजी ने टिमोथी को जहाँ छोड़ा था उस जू में दादाजी चले गए और वहां जाने के बाद में सीधे टिमोथी के जो पिंजरा जो था वहां चले गए और दादाजी टिमोथी को देख के बहुत अधिक प्रसन्न हुए। दादाजी टिमोथी के पास पहुंचे और दादाजी ने टिमोथी को हेलो कहा और जो टिमोथी जो है वो उनके बहुत नजदीक आ गया और वो उनसे बहुत अधिक लाड करने लगा। दादाजी भी उसे बहुत प्यार से खिलाने लगे और आसपास में जो लोग थे वो इन सब चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा चकित रह गए। कभी कभी टिमोथी जो है थोड़ा गुर्रा भी रहा था पर दादाजी ने उसे डांट के शांत कर दिया था। उसे दादाजी जब स्नेह कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और दादाजी ने थोड़ी देर बाद में उसे पीछे कर दिया था।
ये सब घटना देखकर बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये खतरनाक टाइगर के पास में ये दादाजी क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में उस जू का एक गार्ड आया और उसने कहा, सर यहाँ इस जानवर को छेड़ना थोड़ा खतरनाक रहेगा, आप इससे थोड़ा पीछे हो जाइए। तो दादाजी ने कहा, मैं अपने टिमोथी से बात कर रहा हूँ, इसे मैं 6 महीने पहले यहीं छोड़ के गया था। क्या जब मैं इसे छोड़ के गया था तो तुम यहाँ नहीं थे? तो उस गार्ड ने कहा, सर मैं यहाँ काफी समय से नहीं हूँ, तो मुझे इस बात का पता नहीं है। आप अपनी बातचीत को जारी रखिए, मुझे इससे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं तो यही कह रहा था, ये जो टाइगर है थोड़ा खतरनाक है, इससे थोड़ा सा सावधान हमें रहना चाहिए। तो दादाजी ने कहा, मेरे टिमोथी के पास में जो ये लियोपार्ड है, ये इसे बार बार परेशान करता है। लगता है मुझे आपके अधिकारी से बात करनी पड़ेगी और इस लियोपार्ड को दूसरी तरफ रखवाना पड़ेगा ताकि बार बार ये टिमोथी को परेशान नहीं कर सके। दादाजी जो है उस अधिकारी को ढूंढने लगे ताकि उसके बारे में वो बात कर सके, परंतु वो जो अधिकारी है वो अपने घर पे जा चुका था और दादाजी से वो नहीं मिल पाया। थोड़ी देर बाद में दादाजी वहां लौटे और उसका फिर से दुलार करने लगे। तभी वहां पे एक जो गार्ड है वो वहां पे आया और उसने दादाजी को पहचान लिया और दादाजी ने भी उस गार्ड को पहचान लिया। तो दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें याद नहीं? लगभग 6 महीने पहले मैं मेरे टिमोथी को यहीं छोड़ के गया था। तो उसने कहा, नहीं सर, ये आपका टाइगर नहीं है। तो दादाजी ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ ये मेरा टाइगर नहीं है, अब ये आपका हो चुका है, पर भाई मैं इस टाइगर को यहाँ लेके आया था तो कम से कम थोड़ा बहुत अधिकार तो मेरा भी इस पे बनता है। तब उस गार्ड ने मुझे बताया कि सर आपका जो टाइगर था वो लगभग 2 महीने पहले निमोनिया से मर चुका है और ये जो टाइगर है इसको हम कुछ समय पहले ही जंगल से पकड़ के लाए हैं और ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, इसके पास कोई भी नहीं जाता। यहाँ तक पुराने जो लोग हैं जो जानवरों को संभालने में बहुत एक्सपर्ट हैं वो भी इसके पास नहीं जाते हैं। दादाजी ये सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि जिसे वो अपना टिमोथी समझ रहे थे वो टिमोथी टाइगर नहीं था परंतु वह कोई और ही जानवर था। और दादाजी ने इस टाइगर को बाय करते हुए वहां से जाने का निर्णय लिया और दादाजी हक्के बक्के रह गए। इस प्रकार एक अनजान टाइगर ने भी मुझे मेरे टिमोथी की याद दिला दी और मुझसे वैसा ही व्यवहार किया जैसा मुझसे मेरा टिमोथी किया करता था। एन एलियन हैंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह का प्राणी। तो दूसरे ग्रह का इसमें प्राणी कौन है और उसका क्या हैंड है, क्या कैसे क्या होता है, वो सब इस कहानी में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि इस कहानी में एक बच्चा है, उसका नाम टीलू है। यहाँ पे सबसे पहले टीलू और टीलू की मदर बात कर रहे हैं। टीलू की मदर जो है अपने बच्चे को कह रही है कि तुम्हें कितनी बार कहा है उस रास्ते की तरफ नहीं जाना है। तो टीलू जो अपनी मदर से कह रहा है, परंतु डैडी तो रोज उस रास्ते से जाते हैं। तो टीलू की मदर ने कहा, बेटा ये उनका काम है परंतु तुम्हारा उस तरफ जाना बिल्कुल भी मना है। जैसा कि देख पा रहे हैं एक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है। टीलू के पिताजी इसी रास्ते से रोज जाते हैं और वो अंदर आगे चले जाते हैं और आगे का जो रास्ता है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में ना टीलू जानता है, ना उसकी मम्मी जानती है और दुनिया के बहुत सारे लोग इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और वो बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं, परंतु टीलू के पिताजी ने इस रास्ते से उन्हें आने के लिए सख्त मना कर रखा है। आज का दिन बिल्कुल अलग है। आज टीलू के पापा की छुट्टी है, वो काफी यहाँ आराम कर रहे हैं और टीलू को मौका मिल गया है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। रोज वो इस रास्ते से जाना चाहता था, उसने सोचा आज मेरे पिताजी आराम कर रहे हैं, क्यों ना मैं इस रास्ते से
उधर जाके देखता हूँ कि उस रास्ते के उस तरफ क्या है। टीलू ने बहुत ही सावधानी से अपने पिताजी के सुरक्षा कार्ड को प्राप्त कर लिया और अपनी मम्मी से नजर बचाते हुए उस रास्ते में वो पहुंच गया। एक दरवाजे ने उसका रास्ता रोका, परंतु उसे पता था इस दरवाजे से आगे कैसे जाना है। उसने अपने पिताजी का कार्ड निकाला, वहां उसने इसे लगाया और रास्ता अपने आप खुल गया और उसके बाद में वो उस रास्ते से धीरे धीरे आगे चला गया। आगे एक अंधेरे से भरा हुआ गलियारा था, जहां आगे जाने पर बहुत अधिक रोशनी थी। उस रोशनी से वो धीरे धीरे आगे चला गया। टीलू ने सोचा कि मुझे कोई भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा और मैं चुपचाप आगे चला जाऊंगा और मैं जो भी जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं वो मैं प्राप्त कर लूंगा। परंतु टीलू इस बारे में गलत अनुमान लगा रहा था, क्योंकि आगे जो व्यक्ति काम कर रहे थे उन्होंने टीलू को आते हुए देख लिया था और उन्हें पता लग गया है कि कोई बच्चा है जो हमारे रास्ते से बिना हमारी अनुमति के आ रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा और सिक्योरिटी गार्ड को भेजने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने टिल्लू को पकड़ लिया और टिल्लू को वापस उसके घर पे भेज दिया। टिल्लू को घर पे आने के बाद में उसकी मम्मी ने बहुत डांटा कि जब तुम्हें कहा गया है इस रास्ते पे नहीं जाना है तो तुम बिना इजाजत उस रास्ते पे क्यों गए। परंतु टिल्लू के पिताजी ने उनसे कहा कि आप इसे डांटो मत, मैं इसे प्रेम से समझाता हूँ कि उस रास्ते पे क्यों नहीं जाना है। और टिल्लू के पिताजी उसको समझाने लगे। टिल्लू के पिताजी ने कहा, बेटा वो जो जगह है वहाँ पे कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा सकते। अगर कोई भी साधारण व्यक्ति वहाँ जाना चाहेगा तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। मुझे भी वहाँ जाने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं और इसी कारण से मैं भी वहाँ आगे जाता हूँ और आगे जाना और वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और मुझे वहाँ काम करने की विशेष ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मैं वहाँ काम कर पाता हूँ और आसानी से आ जा सकता हूँ, परंतु और अन्य कोई भी लोग वहाँ आसानी से आ जा नहीं सकते। एक समय था जब हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे और बिना किसी परेशानी के आया और जाया करते थे। उस समय सूर्य भी हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे सूर्य बहुत तीव्र होता गया और यहाँ की परिस्थितियां बदलती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, इस पूरे माहौल में बहुत अधिक बदलाव आ गया। सबसे पहले यहाँ से पक्षी खत्म हो गए, उसके बाद में जानवर खत्म हो गए, उसके बाद में मछलियां भी नहीं बची और धीरे धीरे अधिक प्रजातियां खत्म होने लगी। परंतु मनुष्य जो है उसके पास बहुत अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस कारण से मनुष्य ने इस तरह के घर बना लिए अंडरग्राउंड में, ताकि वो आसानी से रह सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। परंतु वहां जाने के लिए हमें बहुत सारी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार हमें हमारे घर में रहने के लिए बहुत सारी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार से वहां भी बिना मशीनों के हम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है जिसे वहां काम करने की अनुमति ना हो। तो टिल्लू ने अपने पिताजी से वादा किया कि पिताजी ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, पर क्या मैं जब बड़ा हो जाऊं तो आपके साथ जा सकता हूं। तो टिल्लू के पिताजी ने कहा, हाँ जब तुम बड़े हो जाओ तो पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद में वहां जा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अच्छे बच्चे की तरह वादा करना होगा कि बिना इजाजत तुम वहां कभी भी नहीं जाओगे। और टिल्लू ने अपने माता पिता को इस प्रकार का वादा कर दिया। अगले दिन जब टिल्लू के पिताजी वहां काम करने गए तो कंट्रोल रूम में बहुत ही उत्साह था। लोग टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। टिल्लू के पिताजी समझ नहीं पाए कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने भी स्क्रीन की तरफ देखा और स्क्रीन पे एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने पूछा, क्या ये कोई तारा है या कोई और चीज है जो हमारी तरफ आ रही है। तब वहां पे उनके जो मुखिया थे उन्होंने इसके बारे में बताया।
उन्होंने बताया ये कोई तारा नहीं है, ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है और हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है? अन्य वैज्ञानिक ने कहा ये तो नहीं पता कि ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, परंतु ये स्पेसक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहा है और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और हम ये भी नहीं जानते कि इस स्पेसक्राफ्ट में कोई मनुष्य है या स्पेसक्राफ्ट बिना किसी मनुष्य के ही है। इस स्पेसक्राफ्ट में कोई भी अजनबी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ समय बाद में उनके प्रेसिडेंट आए और उन्होंने एक बहुत शानदार घोषणा की कि दोस्तों आज एक बहुत शानदार वक्त हमारे सामने आ चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 स्पेसक्राफ्ट जो है वो हमारी तरफ से बढ़ रहा है। एक स्पेसक्राफ्ट काफी दूर रह चुका है, परंतु दूसरा स्पेसक्राफ्ट जो है वो हमारे बिल्कुल नजदीक आ रहा है और हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वैज्ञानिक से पूछा कि तुम्हारा इसके बारे में क्या नजरिया है। पहले जो वैज्ञानिक जो थे वो सुरक्षा के अधिकारी थे, वो साहस और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि इस स्पेसक्राफ्ट को जब हम चाहें अपनी मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं, परंतु ये बुद्धिमानी नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, हमें इसको ध्यान पूर्वक देखना होगा। जब तक ये किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाए तब तक इसकी गतिविधियों पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में प्रेसिडेंट ने दूसरे वैज्ञानिक से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। दूसरे वैज्ञानिक ने भी यही कहा, हमें इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और हमें ध्यान से देखना चाहिए कि जो स्पेसक्राफ्ट है ये क्या कर रहा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि हुई तो हम किसी भी समय इसे मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने एक तीसरे वैज्ञानिक से पूछा जो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे और वो हमेशा 2 नंबर का जो वैज्ञानिक है उनसे अलग राय रखते थे, परंतु आज का दिन बड़ा ही विचित्र था और उनकी भी राय यही थी कि इस स्पेसक्राफ्ट को हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और जब तक वहां की तरफ से कोई भी कार्रवाई ना हो हम भी बिल्कुल शांति रखेंगे और हमारी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और थोड़ी देर बाद में पता लगा कि स्पेसक्राफ्ट जो है वो धरती पे लैंड कर चुका है। आज का दिन टिल्लू के जीवन का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज टिल्लू के जो पिताजी हैं वो उसे अपने ऑफिस में लेके जा रहे थे, क्योंकि टिल्लू हमेशा ये जिद करता था कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ और मैं भी वहां जाके देखना चाहता हूँ कि आपके वहां क्या होता है। इसलिए आज टिल्लू बहुत ही खुश लग रहा था। टिल्लू ने भी उस स्पेसक्राफ्ट को देखा और कहा पिताजी ये क्या है। तो टिल्लू के पिताजी ने बताया कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है और हम इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब भी इस पे से कोई प्रतिक्रिया होगी तो हम भी कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। टिल्लू जो था उस स्पेसक्राफ्ट की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था और बाकी सब लोग भी उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। अचानक टिल्लू ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी इसके अंदर से जो है एक मैकेनिकल हैंड जैसा बाहर निकल के आ रहा है और ये हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। ये मिट्टी को भी छू रहा है। ये किस प्रकार का हाथ है, इसमें क्या है? इसमें हो सकता है कुछ कैमरा ऐसा कुछ भी लगा हुआ होगा। अब वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे वो उस मैकेनिकल हैंड की तरफ ध्यान से देखने लगे और देखने लगे कि ये मैकेनिकल हैंड जो है वो क्या कर रहा है। टिल्लू भी वहां खड़ा था और वो भी आसपास में देखने लगा। अचानक उसने देखा उसके पास में एक मशीन है और वहां पे अलग अलग रंगों के बटन लगे हुए थे। उसे एक रेड बटन भी दिखाई दिया और उसके मन में ये हुआ कि क्यों ना वो उस रेड बटन को दबा दे, और उसने उस रेड बटन को दबा दिया। और उसके पिताजी ने तुरंत उसे रोका कि बेटा तुमने ये क्या कर दिया, और तुरंत उस बटन को न्यूट्रल पोजीशन में वो लेके आए। परंतु अब तक जो होना था वो हो चुका था। अब तक मैकेनिकल हैंड जो था वो थोड़ा बहुत हिल रहा था, कुछ कर रहा था,
परंतु अब इस मैकेनिकल हैंड ने काम करना बिल्कुल से बंद कर दिया। नासा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि हमने वाइकिंग मिशन जो स्टार्ट किया है उसमें बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ी सी समस्या आई थी, हमारा जो मैकेनिकल हैंड जो मार्स के ऊपर से मिट्टी का सैंपल ले रहा था उसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, लेकिन अब जो है टेक्नीशियंस ने इसको सही कर दिया है और सब कुछ सही हो चुका है और जल्द ही सैंपल ले लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद में नासा की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया हमारा जो मैकेनिकल हैंड है वो पूरी तरह से सही काम कर रहा है। हमारे टेक्नीशियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। मार्स से मिट्टी के जो कण हैं वो ले लिए गए हैं और इनको हम लोग लेके आएंगे और उस पे जांच करेंगे कि मार्स पे जीवन है या नहीं। अभी तक बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो ये जानना चाह रहे थे कि मार्स पे जीवन है या नहीं, क्योंकि जीवन जो है केवल पृथ्वी पे बताया गया है और वैज्ञानिक काफी समय से यहाँ वहाँ खोज कर रहे थे कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है या नहीं, लेकिन अंततः निष्कर्ष ये निकला कि मार्स पे जीवन के कोई संकेत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।